डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 6 जो कि बायोमोलिक्यूल्स के बारे में है इसको डिस्कस करेंगे। और पहले मैं हर टॉपिक जो है आपको बुक से थोड़ा सा रीड करवाऊंगा, उसके बाद हम इसको नोट्स से जो है वो मज़ीद बेहतर तरीके से समझेंगे। नोट्स शॉर्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपको याद करने में भी आसानी होगी और ये आपके बुक के भी तमाम टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो हम इस कंप्लीट चैप्टर को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे बुक से भी और नोट्स से भी, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बायोमोलिक्यूल को स्टडी करने से पहले हम उस ब्रांच को देखते हैं जिसके अंदर हम बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री हमारे पास वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी तरह बायोकेमिस्ट्री की एक सब फील्ड है जिसमें हम टोटली मॉलिक्यूल्स यानी बायोमोलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर की और फंक्शन की। तो मैं नोट्स की तरफ लेके जाता हूँ, वहाँ पे मैं इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। जी तो नोट्स में सबसे पहले मैंने बायोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री की में हम स्टडी करते हैं वो तमाम केमिकल प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अकर होते हैं। ठीक है, बायो मीन लाइव या लिविंग के लिए यूज़ होता है और केमिस्ट्री मीन केमिकल्स की स्टडी। अब उसमें केमिकल की कंपोजिशन आ जाती है, उसमें केमिकल रिएक्शन आ जाते हैं, केमिकल्स की कन्वर्जन्स आ जाती हैं। तो फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन इसकी एग्जांपल है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस को और सेलुलर रेस्पिरेशन के पूरे प्रोसेस को समझते हैं, उसके केमिकल चेंजेस देखते हैं। इसी तरह जो दूसरी ब्रांच है जो कि बायोमोलिक्यूल्स के ज़्यादा रिलेटेड है, ये ब्रॉडर फील्ड है। बायोकेमिस्ट्री काफ़ी ब्रॉड है, इसमें तमाम प्रोसेसेस आ जाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसका फोकस ही क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझते हैं और ये मोस्टली ज़्यादातर यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, यानी जेनेटिक बेसिस को किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने यही बायोमोलिक्यूल जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनको जो है कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है। तो अपने जो है वो टॉपिक की तरफ चलते हैं, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो बायो मीन लिविंग मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स जो लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं जो अपने अंदर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सेकंड नंबर पे मैंने उनकी एग्जांपल्स दी हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों आ जाते हैं, इनको भी हमने डिटेल से स्टडी करना है। तो ये वो तमाम जो हैं वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनको इस चैप्टर में हम आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। वन बाय वन बायोमोलिक्यूल्स को समझने से पहले हम एक ओवरव्यू जो है इस टेबल की शक्ल में दिया गया है बुक के अंदर, इसको पहले समझ लेते हैं। इसमें हमें बायोमोलिक्यूल्स लोकेशन बताई गई है और मेन फंक्शंस बताए गए हैं, ताकि पहले हमें पता तो हो कि हमने जो चीज़ पढ़नी है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और क्या क्या काम कर रही है, क्यों उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट दिए गए हैं जो कि साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। काम क्या करते हैं, एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी स्टोरेज के मॉलिक्यूल भी हैं, यानी कि एनर्जी को स्टोर करना है तो भी कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में किया जाता है। नेक्स्ट प्रोटीन है जो कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। काम क्या करते हैं, मैनी प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम, एंजाइम की तौर पे काम करते हैं, और आपको पता है कि एंजाइम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना ज़रूरी है, हर केमिकल रिएक्शन को जो है स्पीड अप करता है। सम हार्मोन्स आर प्रोटीन, कुछ हार्मोन जो कि केमिकल मैसेंजर होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं। इसी तरह मेक मेम्ब्रेन एंड अदर सेल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बनाते हैं प्रोटीन, और मेम्ब्रेन के अंदर खासकर जो है वो ट्रांसपोर्ट जो करनी होती है मेम्ब्रेन से मटेरियल को अंदर भेजने के लिए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं।
कंट्रोल सेलुलर ट्रैफिक, अगेन उसी का ही जिक्र है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लिपिड्स। लिपिड्स को अगर हम देखें तो लिपिड्स हमारे पास जो हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, एक्ट करते हैं एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल। ठीक है, लिपिड जो हैं जो हम कहते हैं कि फैट्स चढ़ गए हैं, मोटापे को भी अलामत समझा जाता है लिपिड्स को, तो वो बेसिकली क्या है, बॉडी स्टोर जो करती है ना एक्स्ट्रा एनर्जी को, वो लिपिड्स की शक्ल में करती है, फैट्स और लिपिड्स की। एक्ट एज हीट इंसुलेटर, अब जब ये लेयर बनती है फैट्स की बॉडी के ऊपर, तो ये इंसुलेशन के काम करती है, एनर्जी को, हीट एनर्जी को ना तो बाहर से अंदर आने देती है ना अंदर से बाहर जाने देती है। मेक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसके साथ साथ लिपिड जो हैं, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स की बनी होती है, तो उस सेल मेम्ब्रेन बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। उसके बाद अगर हम डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी फुल फॉर्म है, न्यूक्लियस में मौजूद होता है, न्यूक्लियोइड रीजन में मौजूद होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है, उसका आपको पता है अपना डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का, और क्लोरोप्लास्ट का भी अपना डीएनए होता है। एक तो सेल का डीएनए है, उसके अलावा इन ऑर्गेनेल्स का अपना भी अलग से डीएनए होता है। काम क्या करता है, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वहीं पे आरएनए जो है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लियस, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होता है। कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और ये एक मैसेंजर की तरह काम कर रहा होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से लेके राइबोसोम तक लेके जाता है ताकि प्रोटीन बन सकें राइबोसोम में। तो ये ओवरव्यू दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब इन चीज़ों को हमने आगे जो है डिटेल में पढ़ना है, तो अगर आपको नहीं भी यहाँ से समझ आई तो आगे आपको समझ आ जाएगी। जी, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें एक और टेबल है, परसेंटेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें डिस्कस किया गया है। तो प्रोटोप्लाज्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए। प्रोटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली, अगर ये एक सेल है हमारे पास, एनिमल सेल में और प्लांट सेल तमाम के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इस सेल मेम्ब्रेन को अगर आप रिमूव कर दें, इस सेल मेम्ब्रेन को आप रिमूव कर दें, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर आपके पास रह जाएगा साइटोप्लाज्म, और दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे अंदर न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो सम है, ये सारा जो लिविंग कंटेंट है सेल का, वो इसको माना जाता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को, और इसको हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम डिस्कस करते हैं। मतलब एक अगर कॉमन सेल है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल को हटा दें, अंदर जितना भी कंटेंट है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म आ जाता है, लिक्विड पोर्शन आ जाता है जहाँ पे तमाम लाइफ के प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, इसीलिए इसको हम लिविंग बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं कि ये लिविंग कंटेंट है सेल का। तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का डिफरेंस भी यहाँ पे आ जाता है कि साइटोप्लाज्म में आप जो है न्यूक्लियस को काउंट नहीं करते, सिर्फ जो लिक्विड पार्ट है बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन प्रोटोप्लाज्म में हम साइटोप्लाज्म इंक्लूडिंग न्यूक्लियस दोनों को काउंट करते हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे पास, अगर हम देखें ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म को, तो प्रोटीन की परसेंटेज जो है वो 50% है ड्राई मैस के, मतलब हम जो गोश्त वगैरह खाते हैं उसके अंदर जो है वो 50% प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है वो 18% होता है, और कार्बोहाइड्रेट 15%, और लिपिड जो हैं वो 10%। तो ये एक परसेंटेज का टेबल है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। दे आर मोस्टली लार्ज मॉलिक्यूल कॉल मैक्रोमोलिक्यूल, इनको मैक्रोमोलिक्यूल में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बायोमोलिक्यूल प्ले क्रूशल रोल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर को भी, कुछ जैसे प्रोटीन है तो वो स्ट्रक्चर बनाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, और इसी तरह जो है वो प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा इंजाइम के तौर पे भी एक्ट करते हैं और फंक्शंस भी करते हैं डिफरेंट। इसी तरह बायोमोलिक्यूल मेकअप 93% ऑफ ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हमारे पास क्या है, ये साइटोप्लाज्म है सारा।
तो सेल मेम्ब्रेन को अगर हम किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें और अंदर जो भी मटेरियल बचेगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो 93% जो है वो ड्राई मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म किस बायोमोलिक्यूल्स पर कंसिस्ट कर रहा होता है। रिमेनिंग जो 7% है वो विटामिन्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स पे मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये कुछ नॉलेज पॉइंट साइड पर दिए गए थे। ऑल केमिकल रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ये हम आगे 7 चैप्टर में, एंजाइम्स वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो जितने भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन सब को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। जैसे भी हैं उनमें कोई चीज़ टूट रही है, कोई चीज़ जुड़ रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फोटोसिंथेसिस भी मेटाबॉलिज्म में आएगी और रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है वो भी मेटाबॉलिज्म में ही आएगा। मेटाबॉलिज्म की फर्दर जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उसमें एक है एनाबॉलिज्म, जिसमें सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं यूजिंग एनर्जी। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म के आगे 2 टाइप्स हैं, जिसके अंदर एक टाइप है कि सिंपलर सब्सटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया जाता है, इसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। और वहीं अगर हम कैटाबॉलिज्म को देखें जो कि दूसरी टाइप है मेटाबॉलिज्म की, उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है सिंपलर में और इसमें एनर्जी भी रिलीज़ होती है। जो बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो बॉडी के अंदर ओवरऑल तमाम रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे और उसमें से ऐसे रिएक्शन जिनमें कोई छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है उसे हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे और उसमें एनर्जी यूटिलाइज होगी। वहीं पे कैटाबॉलिज्म तोड़ने को कहते हैं। तो कैटास्ट्रोफिक वर्ड भी आपके जहन में आएगा। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, सिंपलर वंस में चेंज किया जाता है और इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है या प्रोड्यूस होती है। तो बायोमोलिक्यूल्स में जो सबसे सिंपलेस्ट बायोमोलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट से ही स्टार्ट करते हैं। द टर्म कार्बोहाइड्रेट मीन हाइड्रेटेड कार्बन्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से क्या मुराद है, हाइड्रेटेड कार्बन। अब हाइड्रेशन किसे कहते हैं, वाटर को, यानी कि हाइड्रेटेड नहीं है, वह पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, इस तरह के वर्ड आप लोगों के जहन में होने चाहिए। तो ये वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो वाटर से रिलेटेड किस तरह है इसको देखें। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो ऑफ 2:1 सेम एज वाटर। इनके अंदर जो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की रेशो होती है वो सेम होती है जिस तरह पानी में है। पानी में किस तरह होती है, 2 हाइड्रोजन, H2O है पानी को हम लिखते। तो केमिकल फार्मूला हम इस तरह से लिखते हैं H2O। तो इसमें अगर हम रेशो बनाएं तो हाइड्रोजन की जो रेशो है वो हमारे पास 2 है और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो हमारे पास 1 है। तो बिल्कुल ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स को भी अगर हम देखें तो उसमें नीचे मैं आपको फार्मूला भी इनका दिखाता हूँ, उसमें भी आप देख सकेंगे कि ये H2O लिखा हुआ है। इसके अंदर वाज़ेह तौर पे देखा जा रहा है कि हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं, ये कार्बन और उसके साथ ये वाटर, यानी कि हर बार जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही रेशो जो कि वाटर के अंदर होती है वो कार्बोहाइड्रेट में भी पाई जाती है। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन। ओके, नेक्स्ट में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो दे आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। सैकेराइड्स की टर्म जो है वो आपको बार बार सुनने को मिलेगी। मोनोसैकेराइड यहाँ पे जैसे टाइप्स में आप देख सकते हैं, डाईसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो सैकेराइड का मतलब क्या होता है, मीनिंग शुगर। शुगर को जो है हम सैकेराइड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपलेस्ट शुगर होती है, तो इस वजह से सैकेराइड का भी जहन में रखना है। जनरल फार्मूले की बात करें तो CN यानी कार्बन और N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि ये चेंज होते रहते हैं। जैसे ग्लूकोज है तो उसके अंदर आपके पास जो है 6 होता है कार्बन, H जो है वो फिर 12 हो जाता है और ऑक्सीजन भी 6 रहता है। तो इस तरह से ये फार्मूला बनता रहता है। आगे मैं आपको फार्मूला भी इसका दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट जो है उनको क्लासिफाई किया गया है 3 क्लासेस के अंदर।
वो मैंने अभी आपको बताया था। मोनोसैकेराइड ये सिंपलेस्ट हैं, फिर डाइसैकेराइड ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, और पॉलीसैकेराइड मैक्रो मॉलिक्यूल हैं और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं। तो अब हम इनकी जो है वो वन बाय वन टाइप्स को भी देखते हैं, और फार्मूले का आपको आइडिया हो गया होगा। जैसे ग्लूकोज की बात करें जो कि एक सिंपल शुगर है, तो उसका फार्मूला कैसे होगा, कार्बन उसमें 6 होते हैं। अब जस्ट हमें कार्बन का जो है वो n का पता चला, तो कार्बन की साथ हमने बेस में 6 लिख लिया। अब इस n की जगह भी आपने 6 पुट करना है, तो ये 6 जब H2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, H की बेस में जो 2 है, तो ये 12 हो जाएगा, यानी H की कंसनट्रेशन इसमें 12 हो जाएगी। और इसी तरह ऑक्सीजन की बेस में 1 है, तो जब 6 उसकी बेस से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 ज़ा 6, तो ऑक्सीजन भी 6। तो यूं एक हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला बन गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स पे। टाइप्स को अगर हम देखें तो सबसे पहली टाइप जो है वो है हमारे पास मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, मोनो मीन सिंपल सिंगल कर लें, और सैकेराइड अभी आपको बताया था शुगर। तो सिंपल शुगर मेड ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपने याद रखनी है। बहुत जो है वो मुश्किल नहीं होती, बहुत आसान है। इजीली सोल्यूबल होती हैं वाटर के अंदर। ग्लूकोज जो है, जैसे ग्लूकोज को पानी के अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं, इजीली सोल्यूबल इन वाटर एंड हैव अ स्वीट टेस्ट, और मीठा टेस्ट होता है इनका। कंटेन 3 to 7 कार्बन एटम, और इसमें 3 से, वो जो हमने फार्मूला जनरल फार्मूला पढ़ा था CN और ब्रैकेट के अंदर H2O और उसके बाहर भी N, उसमें इसकी कार्बन की तादाद जो है वो कितनी हो सकती है, 3 से 7 कार्बन एटम। और मोस्ट कॉमन जो मोनोसैकेराइड शुगर हैं वो हमें जो नज़र आती हैं वो है पेंटोज शुगर, जो कि पेंटा 5 के लिए यूज़ होता है, और हेक्सा 6 के लिए, और हेक्सोज शुगर जो कि 6 कार्बन है। इनको अब हमने आगे भी बार बार स्टडी करना है, इनको आपने याद रखना है। जो पेंटोज शुगर है 5 कार्बन शुगर, वो हमारे यूज़ होती है राइबोज, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप लोगों ने जैसे यहाँ पे भी आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर यूज़ होगी, और राइबोज शुगर ये है। इन दोनों में जस्ट इतना सा फ़र्क है, बाकी तमाम स्ट्रक्चर सेम है, कार्बन भी सेम है दोनों के अंदर 5 5। लेकिन इसके आप यहाँ पे देखें OH ग्रुप है, और इसमें सिर्फ H है, यानी कि इस वजह से इसका नाम क्या है, डी ऑक्सी राइबोज, यानी राइबोज है, लेकिन क्या है, उसमें से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकाला गया है। यहाँ पे राइबोज ही है, इसमें डीऑक्सी नहीं है, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, और ये कॉमन पेंटोज शुगर हैं, 5 कार्बन शुगर। नेक्स्ट अगर हम देखें मज़ीद इसकी एग्जांपल्स को, तो राइबोज आ जाती है, उसका फार्मूला भी आपने याद रखना है C5। अब सिर्फ कार्बन का पता चल जाए कि वो 5 हैं, तो H2N, H जो है उससे दुगना होता है, और ऑक्सीजन भी उसी की जितना होता है। ये हमने जनरल फार्मूले में सीखा है कि जितने कार्बन हैं ऑक्सीजन भी उतने ही होंगे, लेकिन हाइड्रोजन उससे डबल होंगे। तो ये एक है। डीऑक्सी राइबोज में चूंकि नाम हमें जो है सजेस्ट कर रहा है कि एक ऑक्सीजन रिमूव किया गया है, तो इस वजह से C5 है, H भी उतना ही है 10 डबल, लेकिन ऑक्सीजन एक कम कर दिया गया है। उसके बाद ग्लूकोज, ये आपके सामने जो है, मैं इसे थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ। ये आपके सामने जो है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ये 6 कार्बन शुगर होता है, हेक्सोज इसे बोलते हैं, C6H12O6। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कार्बन 1 2 3 4 5, और ये लास्ट पे ऊपर जो ग्रुप है वो 6। तो इस तरह से 6 कार्बन है ग्लूकोज। दूसरे नंबर पे आ जाता है फ्रुक्टोज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्लैक्टोज यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इन सब के जो हैं वो फार्मूले आपने सेम लिखे हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है। तो फ़र्क बहुत माइनर सा फ़र्क होता है, वो होता है स्ट्रक्चर में। इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे आप यहाँ पे देख लें, ये 4th कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप ग्लूकोज में ऊपर है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है। वहीं पे ग्लैक्टोज में देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, और हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो नीचे है। तो इस तरह करके कुछ माइनर माइनर से चेंजेस हैं, जिनकी वजह से
ये जो डिफरेंस आ जाता है। अब हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं, इनके आपने स्ट्रक्चर भी याद करने हैं। इनके अंदर जो है वो छोटे छोटे से डिफरेंस हैं जो स्ट्रक्चर्स के, उनको आपने फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोक्सल है। इसमें भी है, पहला कार्बन के साथ ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोक्सल है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन है वो नीचे है CH2OH हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ, और दूसरा कार्बन जो है उसके ऊपर सिर्फ हाइड्रोक्सल ग्रुप है। तो इस तरह से ये चेंजेस हैं, स्ट्रक्चर आपने याद करने हैं इनके। नेक्स्ट अब हम डाई सैकेराइड पे मूव करते हैं। डाई का मतलब आपको पता है, डाई मीन टू होता है, और सैकेराइड शुगर। सैकेराइड क्या है? शुगर। तो दो मोनोसैकेराइड के मिलने से जो नया यूनिट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? डाई सैकेराइड। यानी दो शुगर्स के, जो मोनोसैकेराइड शुगर हैं, उनके मिलने से जो एक न्यू मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारे पास डाई सैकेराइड है। ठीक है, ये जो रिएक्शन भी अगर आप याद करें तो ये रिएक्शन कौन सा होगा? ये एनाबॉलिक रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें दो सिंपल मॉलिक्यूल मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मोनोसैकेराइड सोल्यूबल थे, लेकिन ये क्या हैं? लेस सोल्यूबल हैं वाटर के अंदर। और इसी तरह जो मोनोसैकेराइड हैं वो स्वीट टेस्ट था इनका, लेस स्वीट टेस्ट है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो यहाँ पे ये सुक्रोज़ लिखना था, ये आई थिंक थोड़ा सा यहाँ से हो गया है, मिट गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में जॉइन हुए हैं, यहाँ पे आप देखें ये एक बॉन्डिंग हुई है इनके दरमियान। तो जब यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिले हैं, एक दूसरे के साथ जॉइन किया है इन्होंने, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है इसके अंदर। मैं आपको दिखाता भी हूँ कि एक ग्लूकोज को देखें और फ्रुक्टोज को देखें। यहाँ पे ग्लूकोज है आपके सामने, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे OH है, और यहाँ पे फ्रुक्टोज है। इसकी इस साइड पे अगर आप देखें तो आपको एक तो ये नज़र आ रहा है CH2OH ग्रुप, और नीचे जो है H ग्रुप नज़र आ रहा है। तो अब हुआ क्या है? बेसिकली हुआ कुछ यूँ है कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से बना है, यहाँ से आप इस तरह से चलें कि ये हाइड्रोजन और इसका OH ग्रुप ये मिलके इन्होंने वाटर बना दिया। और अब जो यहाँ से स्पेस क्रिएट हुई और एक यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुई, इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली और ये दोनों मिलके रहने लग गए। तो इस वजह से जो है एक मॉलिक्यूल रिजल्टेंट बना, जिसे हम सुक्रोज बोल रहे हैं। इसी तरह जो है वो अगर हम देखें नेक्स्ट वाली एग्जांपल को, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं माल्टोज है नेक्स्ट एग्जांपल। माल्टोज किसके मिलने से बनती है ये आपने ज़रूर याद रखना है। माल्टोज जब दो ग्लूकोज ही आपस में मिल जाते हैं, उसमें से भी वाटर जो है वो लॉस्ट हो जाएगा और बॉन्डिंग, न्यू बॉन्डिंग डेवलप होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हमने ऊपर देखा है कि यहाँ पे आप देखें ये OH एक ग्लूकोज का और दूसरे का H, सिर्फ ये दोनों मिलके वाटर बना देंगे और ये ग्लूकोज अपने ही दूसरे ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से जो है ये बॉन्डिंग होती है और डाईसैकेराइड जो है यूनिट बन जाता है। तो सुक्रोज टेबल शुगर को कहते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बनती है। वहीं पे माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज के ही आपस में मिलने से बन जाती है। नेक्स्ट जो है अब हमारे पास थर्ड टाइप है, उसमें हमने पॉलीसैकेराइड को डिस्कस करना है। पॉली का वर्ड जो है वो क्या सजेस्ट करता है? मैनी। तो ऐसे सैकेराइड यानी ऐसी शुगर जो कि बहुत सारे मोनोमर्स यानी कि मोनोसैकेराइड के यूनिट्स के मिलने से बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सोल्यूबल नहीं हैं, इनसोल्यूबल हैं वाटर में, और टेस्टलेस हैं। अब देखें प्रॉपर्टीज़ भी किस तरह से चेंज हो रही हैं। मोनोसैकेराइड में सोल्यूबल थे और दोनों स्वीट टेस्ट थे। वहीं पे जब डाईसैकेराइड पे आए तो सोल्यूबिलिटी भी कम हो गई और टेस्ट भी कम हो गया। वहाँ पे लेस सोल्यूबल थे और लेस स्वीट इन टेस्ट थे।
और जब पॉलीसैकेराइड पे गए हैं तो यहाँ पे देखें इनसोल्यूबल हो गए हैं वाटर में और टेस्टलेस हो गए हैं। तो ये इस तरह से आपने तीनों की प्रॉपर्टीज़ को भी याद कर लेना है। आई होप सो अब तक जितनी बार मैंने बोल दिया है, रिपीट कर दिया है, वैसे ही याद हो गया होगा। अगर इनकी एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल में स्टार्च आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है स्टार्च, जो कि स्टोरेज के काम आता है पॉलीसैकेराइड की प्लांट्स के अंदर। कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट, यानी स्टार्च भी कैसे बनता है, 100 to 1000 ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन के अंदर अरेंज होते हैं तो उससे स्टार्च का मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पे आप इसके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये जो छोटे छोटे बीड्स नज़र आ रहे हैं आपको, जिनके मिलने से ये चेन्स बनी हैं, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आप समझेंगे। नंबर 2 पे ग्लाइकोजन है, जिसे हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, एनिमल स्टार्च बोला जाता है ग्लाइकोजन को। इसका क्या है, स्टोर्ड मेनली इन लीवर एंड मसल। ये ग्लूकोज की स्टोरेज की जा रही है लीवर और मसल्स में। हाईली ब्रांच ग्लूकोज होता है इसमें, और चेन ब्रोकन डाउन व्हेन एनर्जी इज़ नीडेड। और हाईली ब्रांच चेन्स होती हैं इस तरह की, और जो है तोड़ी कब जाती हैं, जब एनर्जी चाहिए होती है। उसके बाद सेलुलोज आ जाता है। सेलुलोज कहाँ पे मौजूद होता है, आपको भी याद होगा कि पिछले चैप्टर जो है, चैप्टर आई थिंक 3 था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि सेल वाल जो है वो मेड अप होती है सेलुलोज की। प्लांट्स के अंदर सेल वाल जो है, तो वो पॉलीसैकेराइड है। वो किससे बनता है, चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट से, और फाउंड इन प्लांट सेल। अब यहाँ पे सेलुलोज को अगर आप देखें तो इसकी स्ट्रेट चेन आपको नज़र आ रही हैं। तो ये याद रखना है कि स्टार्च जो है वो ब्रांच भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है, लेकिन सेलुलोज हमेशा जो है वो स्ट्रेट चेन में होती है। और ग्लाइकोजन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ब्रांच्ड है। लास्ट पे हमारे पास जो है वो काइटन आ जाती है। काइटन जो है वो मॉडिफाइड सेलुलोज है और फाउंड होती है एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब्स, लॉबस्टर, इंसेक्ट्स एंड इन फंगल सेल वाल। तो ये भी सेल वाल का पार्ट है और मॉडिफाइड टाइप है सेलुलोज की। तो ये हमने आपको पॉलीसैकेराइड का भी कुछ जो है वो आइडिया दे दिया। अब पॉलीसैकेराइड के बारे में एक और बात है जी, कि पॉलीसैकेराइड आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो कि नेचर में मौजूद हैं, जो कि बायोमोलिक्यूल हैं, उनकी वो जो सबसे ज़्यादा जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो कौन सी फॉर्म है, पॉलीसैकेराइड की फॉर्म। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो जो टॉपिक हमने कवर किए हैं उनको एक बार बुक से भी देख लेते हैं। ये मोनोसैकेराइड्स हैं, जिसकी एग्जांपल्स भी आपके सामने डिस्प्लेड हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डाइसैकेराइड्स नज़र आ रहे हैं, उनकी एग्जांपल्स भी डिस्प्लेड हैं, और फिर पॉलीसैकेराइड्स आ जाते हैं। तो ये हमने नोट से समझे हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्स एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हमने कुछ सोर्सेज याद करने हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड हैं, उनके सोर्सेज ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है, जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, हनी और सीरियल्स के अंदर मौजूद होता है। डाइसैकेराइड में सुक्रोज जो है वो शुगर बीट, शुगर केन, फ्रूट्स यानी गन्ना वगैरह जो है उसके अंदर। शुगर बीट जो है वो हमारे कंट्री में इतने पॉपुलर नहीं है, और फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। इसी तरह लैक्टोज जो है वो मिल्क के अंदर और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर पाया जाता है, ये भी एक डाइसैकेराइड है। और माल्टोज जो कि शुगर यानी ग्लूकोज के मिलने से बनता है, वो सीरियल्स के अंदर मौजूद होता है। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो स्टार्च जो है वो सीरियल क्रॉप सच एज वीट, बार्ले, मेज, राइस, इनके अंदर पाया जाता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ अगर अब हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन जो हैं वो बहुत डाइवर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। सबसे पहले तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज जो है उसकी ड्रिप्स कब लगाई जाती हैं, जब बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। और ये ऐसी एनर्जी सोर्स है जो कि इजीली अवेलेबल होती है बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ता। सिंपलेस्ट टाइप की ये जो है खाना है या एनर्जी प्रोवाइडिंग है।
बनाना के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है, इसी वजह से उस कहा जाता है कि जब भी कोई हैवी वर्कआउट किया जाता है तो उसके बाद इस तरह बनाना वगैरह दिए जाते हैं ताकि इजीली जो है वो एनर्जी बॉडी को मिल सके। नेक्स्ट है ग्लूकोज इज़ यूज्ड बाय सेल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन वाया सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन होती है फूड की सेल के अंदर, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। फिर डाइटरी फाइबर्स कंटेन इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो डाइटरी फाइबर है उसका आपने रोल पढ़ा था कि इसका हमारी बॉडी के अंदर ये काम होता है कि ये खाने को ये खुद डाइजेस्ट नहीं होती बल्कि अनडाइजेस्टेड ही रहती है, और ये जस्ट क्या करती है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें खाना चिपके ना, जब ये वाटर को सोक करती है तो स्वेलअप हो जाती है और कुशन लाइक बिहेव करती है ताकि वाल्स के साथ खाना ना चिपके और आगे को मूव करता रहे, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर बाउल मूवमेंट होती है, कॉन्स्टिपेशन से हम बचे रहते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, ये इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स यानी सेलुलोज होते हैं। नेक्स्ट है पेंटोजिस। पेंटोजिस में मैंने बताया था राइबोज और डीऑक्सी राइबोज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जिसमें आरएनए और डीएनए आ जाते हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं और होल्ड करते हैं, तो ये इसमें भी आ जाते हैं पेंटोजिस 5 कार्बन शुगर। नेक्स्ट जो है प्लांट कन्वर्ट मोनोसैकेराइड टू डाइसैकेराइड लाइक सुक्रोज टू ट्रांसपोर्ट शुगर बिटवीन पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोग घर के अंदर आटा नहीं रखते साल के शुरू में पिसवा के, बल्कि दानों की शक्ल में जो है वो स्टोर करते हैं और बाद में जितना चाहिए होता है उतना आप आटा पिसवाते हैं ताकि उसको जो है वो कीड़ा कम लगे, क्योंकि आटे में तो आपको पता है कितने ज़्यादा कीड़े प्रोड्यूस हो जाते हैं और कितने फास्टली प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन दाने जो हैं वो फिर भी कुछ हद तक सेव रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही पौधे भी पता है कि मोनोसैकेराइड जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर सोल्यूबल भी होते हैं और टेस्ट भी उनका बहुत ज़्यादा जो है वो स्वीट होता है, तो वो उसको कन्वर्ट करते हैं डाइसैकेराइड में, लेस सोल्यूबल और लेस टेस्टी में, लेस सॉरी स्वीट में, और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। और स्टोरेज जो है वो आपको पता है पॉलीसैकेराइड की शक्ल में की जाती है। नेक्स्ट है सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि आपको पता है जितने भी प्लांट हैं उनकी तमाम की सेल वाल सेलुलोज से बनी है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू प्लांट सेल एंड द होल प्लांट। तो ये हमारे पास फंक्शन है। उसके बाद जो है लास्ट फंक्शन है काइटन का। काइटन जो है वो भी पॉलीसैकेराइड है जो कि स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इंसेक्ट्स के एक्जोस्केलेटन में भी मौजूद होती है और इसी तरह फंजाई की सेल वाल के अंदर भी। तो ये फंक्शन थे, आई होप सो आपको समझ आए होंगे। अब जी, तो अब हम जो नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। 6.3 प्रोटीन। प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन सेल। अब ये सेल की बात की जा रही है कि सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा जो मौजूद होता है पाया जाने वाला बायोमोलिक्यूल है वो प्रोटीन है। डिफाइन कैसे किया जाता है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीमर मीन पॉली मीन मैनी, मर यूनिट, तो काफ़ी सारे यूनिट के मिलने से बनते हैं, किनके, अमाइनो एसिड्स के। तो मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। पॉलीमर का मतलब होता है मैनी यूनिट्स ऑफ अमाइनो एसिड, जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग ऑर्गेनिज्म डू। प्रोटीन जो है वो ना सिर्फ स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है बल्कि बॉडी के अंदर जो जो ऑर्गेनिज्म काम या जिस जिस काम में को भी देखें ऑर्गेनिज्म के, उसमें प्रोटीन का कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज से हम आगे इनके फंक्शन में वो तमाम काम आपको बताएंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी हमने बात की थी कि प्रोटीन को डिफ़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इसको मेड अप ऑफ मोनोमर कॉल्ड अमाइनो एसिड, यानी सिंगल यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड, और पॉली मीन मैनी, जब अमाइनो एसिड आपस में
अरेंज होते हैं, जॉइन करते हैं, तो उससे एक प्रोटीन बनता है। लाइक इंसुलिन प्रोटीन के अंदर 51 अमाइनो एसिड होते हैं। और जो हीमोग्लोबिन है आपके रेड ब्लड सेल के अंदर प्रोटीन है एक, जो कि जिसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करवाना ऑक्सीजन की, उसके अंदर 574 यानी 574 अमाइनो एसिड उसके मिलने से वो बनता है। तो इस वजह से इसे कहा जाता है पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम अमाइनो एसिड को देख लेते हैं कि ये तो समझ आ गई कि प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनता है, लेकिन अमाइनो एसिड क्या है, अब इसको देख लेते हैं। अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड जो हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं दैट जॉइन इन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक प्रोटीन। अब टोटल अगर हम देखें तो 170 टाइप के तकरीबन जो है अमाइनो एसिड पाए जाते हैं ऑर्गेनिज़म के अंदर, और इनमें से 20 टाइप के अमाइनो एसिड जो हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन बनाते हैं। टोटल 170 टाइप के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं मोस्टली, और उसमें से 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड हैं वो ज़्यादातर जो प्रोटीन है बॉडी के अंदर मौजूद वो बनाते हैं। उन 20 अमाइनो एसिड के मिलने से वो प्रोटीन बने होते हैं। अब असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। अगर हम असेंशियल का मतलब इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी हैं। दीज आर द 9 अमाइनो एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाइड थ्रू फूड। अब कुछ अमाइनो एसिड जो हैं वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, इसलिए हम उन अमाइनो एसिड को कहते हैं वो नॉन असेंशियल हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी ने खुद ही तैयार कर लेने हैं। लेकिन आउट ऑफ दीज 9 अमाइनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसिस बाय आवर बॉडी। जब उनमें से 9 जो हैं 20 में से वो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, तो हमने उन्हें नाम दिया एसेंशियल प्रोटीन का, कि वो हमें ज़रूरी हैं, हमें बाहर से खाने के थ्रू उनको टेक इन करना ही करना है। और नॉन असेंशियल जो हैं वो 11 अमाइनो एसिड हैं दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो अमाइनो एसिड को आगे हम अमाइनो एसिड पे ही जा रहे हैं। अभी आपने ये समझना है कि अमाइनो एसिड जो हैं वो 9 ऐसे हैं जो कि एसेंशियल हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, और बाकी जो 11 हैं वो हमारी बॉडी बना सकती है। अब आ जाते हैं अमाइनो एसिड पे, क्योंकि पहले हम जितनी भी वो ऐसी गर्दान ही बन गई थी कि प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड से बनते हैं, और अमाइनो एसिड क्या हैं जिनके मिलने से प्रोटीन बनते हैं। तो ऐसे ही उलझन हो रही थी। अब यहाँ पे आप देखें अमाइनो एसिड क्या है। बेसिकली एक अमाइनो एसिड जो है वो 4 मेन चीज़ों से मिलके बनता है। यहाँ पे आप वाज़े तौर पे इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो पहला है अमाइन ग्रुप, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसे कहते हैं अमाइन ग्रुप, ठीक है, NH2, ये अमाइन ग्रुप है। नंबर 2 पे एक और ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको याद होगा ये ग्रुप आ जाता है। उसके बाद एक हाइड्रोजन है और साइड ग्रुप R है। अब R जो है ये एक लंबी चेन भी हो सकती है, सिंपल एक हाइड्रोजन भी हो सकता है। R क्या है, अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल की एक लंबी चेन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो एक अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है, मतलब आपके पास अगर जैसे मैंने आपको बताया 178 टाइप के तकरीबन बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, उनमें डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है, और वो चीज़ क्या है आपके सामने मैं आपको बता देता हूँ, R का। ये हर अमाइनो एसिड में मौजूद है अमाइन ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हर अमाइनो एसिड में मौजूद है, ये वाला H भी हर अमाइनो एसिड के अंदर मौजूद है। तो अमाइनो एसिड में फ़र्क क्या है, किस चीज़ से फ़र्क होता है, वो जस्ट इस एक R से फ़र्क होता है। यहाँ पे मैं नीचे आपको इसकी एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। और सेंटर में आप देखें, सेंट्रल में क्या है, कार्बन, हमारे पास कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है उसकी वजह से ये एक अमाइनो एसिड बना है कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना सकता है, और ये देखें इसने 4 बनाए हैं। उसमें से अब मैं बताता हूँ कि R ग्रुप के डिफरेंट होने से अमाइनो एसिड किस तरह से डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे देखें, डिफरेंट अमाइनो एसिड कंटेन डिफरेंट साइड्स ग्रुप। Side group, for example, in amino acid glycine, the side group H, and in amino acid alanine, the side group is CH3। यहाँ पे देखें, ये इस अमाइनो एसिड में भी मैंने बताया था ऊपर के ये हमेशा सेम रहता है अमाइनो ग्रुप,
हर अमाइनो एसिड का पार्ट है। कार्बोक्सिल ग्रुप भी दोनों में देखें मौजूद हैं जी, क्योंकि ये भी हर अमाइनो एसिड में होगा। ये वाला H जो है ये इधर भी है इधर भी है, क्योंकि ये भी हर अमाइनो एसिड में मौजूद होगा। चेंज क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे जो R था उसकी जगह सिंपल एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मिथाइल यानी कि हमारे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंस होने की वजह से इन साइट्स पे अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाता है, उसका नेम भी चेंज हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि अमाइनो ग्रुप के अंदर ये कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं और इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन जो है किया जाता है अमाइनो एसिड के ऊपर। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं जी। तो अब हमने स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया है, प्रोटीन के अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को भी अच्छे से समझ लिया है। अब हम सोर्सेज और फंक्शन की बात करते हैं। सोर्सेज क्या हैं? गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड मीट। 50% जो ड्राई मीट होता है वो ऑलमोस्ट प्रोटीन होता है। हमारे मसल सेल जो हैं वो भी, जो स्केलेटल मसल सेल हैं वो भी जो हैं प्रोटीन है। फ़िश, एग, मिल्क, पल्सेस एंड बीन्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये गुड सोर्स हैं प्रोटीन का। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करें तो बहुत डाइवर्स फंक्शन है प्रोटीन का। आप एक बार तो ये समझें कि प्रोटीन ही हमारी पूरी बॉडी को रन कर रही है। क्यों? उसकी वजह ये है कि डीएनए जो है वो उसके अंदर एक ही चीज़ स्टोर है, और वो क्या है? प्रोटीन की समझ लें कि प्रोटीन बनाने का नुस्खा है उसके पास। यानी कि प्रोटीन की डिस्क्रिप्शन है कि डीएनए के अंदर, डीएनए सारा इन्फॉर्मेशन क्या है अबाउट प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो डीएनए जब राइबोसोम के थ्रू एक ही काम कर सकता है और वो है प्रोटीन बनवा सकता, और बाकी जितने भी काम हैं वो प्रोटीन ने करने हैं। यानी कि आप इस तरह से लें कि जैसे अगर एक हमने घर बनाना है, उसके अंदर हमें डिफरेंट मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। कोई जो है वो मिस्त्री चाहिए, कोई हमें कारपेंटर चाहिए, कोई जो है वो हमें प्लम्बर चाहिए। तो डिफरेंट टाइप के मज़दूर चाहिए घर को बनाने के लिए। वैसे ही सेल को काम करने के लिए भी डिफरेंट टाइप के मज़दूर चाहिए, और वो मज़दूर क्या हैं? प्रोटीन। यानी डिफरेंट प्रोटीन डिफरेंट तरह के कामों में स्पेशल होते हैं, और डीएनए सिर्फ प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस वजह से मैं कहता हूँ कि प्रोटीन जो है वो तकरीबन पूरी लाइफ को चला रहे हैं। प्रोटीन आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन में जो है फैसिलिटेट करते हैं चीज़ों को इन एंड आउट मूव करवाने में। कोलेजन एंड केराटिन इन प्रोटीन फॉर्म स्ट्रक्चर लाइक कार्टिलेज, हेयर एंड नेल्स। इंजाइम, अब बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनको इंजाइम चाहिए, वो भी क्या है? प्रोटीन है। कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, अब डीएनए बनाता ही एक चीज़ है और वो क्या है? प्रोटीन। अब वो प्रोटीन जो है आप देखें आपकी बॉडी को किस तरह से पूरी बॉडी को मैनेज कर रही हैं। सम प्रोटीन्स आर हार्मोन दैट रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस। हार्मोन के तौर पे जो है ग्रोथ हार्मोन जो है, इसी तरह बहुत सारे बॉडी के जो हार्मोन हैं वो भी क्या हैं? ज़्यादातर प्रोटीन हैं। मतलब तमाम हार्मोन तो नहीं, लेकिन एक ख़ास हिस्सा जो है वो प्रोटीन है। इसी तरह हीमोग्लोबिन, जिसके बगैर जो है लाइफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रेड ब्लड सेल के अंदर जो है हीम ग्रुप जो है वो भी क्या है? एक प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को इन द ब्लड। एक्टिन और मायोसिन, अब एक्टिन और मायोसिन क्या है? मसल सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन है जो कि कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है जिससे, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर हड्डियों के ढांचे से तो कुछ नहीं होने वाला, वो तो जस्ट आपके जो हैं वो एक स्टिफनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोटीन ही हैं जो कि उन हड्डियों के ढांचे को मूव करवाते हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब आप मसल पुल करते हैं तो मतलब ये जितने भी आपके डोले शोले बनते हैं ये सारे क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। ये बेसिकली उन प्रोटीन मसल्स की वजह से हड्डियां मूव कर रही हैं, और हम जो हैं इतने भाग सकते हैं, चीज़ें इतनी भारी उठा सकते हैं, तमाम प्रोटीन की वजह से। नेक्स्ट है फाइब्रिन फॉर्म ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट ब्लड लॉस आफ्टर इंजरी। फाइब्रिन जो है वो भी एक प्रोटीन है। इसी तरह एंटीबॉडीज़ डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। अब हमारी बॉडी का जो ख़ास एक मैकेनिज़्म है, वाइट ब्लड सेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। कोई भी एंटीजन आ जाए यानी फॉरेन पार्टिकल आ जाए बॉडी के अंदर तो उससे डिफेंड करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ भी क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं।
तो इस तरह जो है बड़ा डाइवर्स फंक्शन है प्रोटीन का। ये चंद फंक्शन जो हैं आपको समझा दिए गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं हमारे पास अब लिपिड है, ये भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को और फंक्शन को जो है और इसकी टाइप्स को जो है डिटेल से समझते हैं। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सोल्यूबल नहीं होते वाटर के अंदर, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से हैं? अल्कोहल, ईथर, बेंजीन। दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब ये दो चीज़ें आपने ज़रूर याद रखनी है। जैसे प्रोटीन में आपको अमाइनो एसिड ज़रूरी है याद रखना, यहाँ पे आपको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये ज़रूरी हैं याद रखने। ग्लूकोज जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है, इसी तरह ये ग्लिसरॉल जो है लिपिड्स के अंदर मौजूद है, ये समझ लें इसकी बैकबोन है। कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स की अगर हम बात करें तो जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने दो मेन कंपोनेंट बता दिए, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल आ जाता है पहला कंपोनेंट, एन अल्कोहल है, यानी एक अल्कोहल है विथ 3 कार्बन एटम ईच अटैच टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पे देखें कार्बन काउंट कर लें, 1 2 3, 3 टोटल कार्बन है और तीनों जो हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एक साइड पे अटैच्ड हैं और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन के साथ, और लास्ट और फर्स्ट वाला कार्बन एक मज़ीद हाइड्रोजन के साथ भी अटैच्ड है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फैटी एसिड है, दूसरा जो इसका पार्ट है वो है फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है विद अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन एंड। लॉन्ग कार्बोक्सिलिक ग्रुप की चेन्स हैं समझ लें, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप उनके लॉन्ग चेन है कार्बन्स की और हाइड्रोजन की, जिनके लास्ट पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। अभी हम इसकी भी एग्जांपल मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। अब फैटी एसिड्स की ना दो टाइप्स होती हैं। एक फैटी एसिड जो हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और एक अनसैचुरेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले फैटी एसिड का एक ओवरव्यू ले लें कि ये देखें कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन है। ये तो शॉर्ट सी बनाई गई है, ये बहुत लेंथी होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एटम भी इस पर मुश्तमिल होती हैं। तो यहाँ पे देखें लॉन्ग कार्बन की चेन है और लास्ट पे देखें एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर और फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आपने ज़रूर याद रखना है। अब फैटी एसिड जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फैटी एसिड एक जो है वो सैचुरेटेड होता है और एक जो है अनसैचुरेटेड होता है। बहुत आसान है इसे याद करना, आपके घर के अंदर यूज़ होते हैं फैटी एसिड। बहुत आसान रहेगा अगर आप इस एग्जांपल को जहन में रखें कि आपके घर में जो घी है और ऑयल है, आपने इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ देखी होंगी कि घी जो है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, गर्मियों में आके वो भी जो है वो लिक्विड बन जाता है, वो अलग बात है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होता है। लेकिन जो ऑयल है वो हम यूज़ ही इसीलिए कर रहे होते हैं कि वो इतनी जल्दी जमता नहीं है, ठीक है, तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये किसकी एग्जांपल है? घी और ऑयल, ये फैटी एसिड की एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखें, अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो शायद आपका कि हमारे इर्द गिर्द ये चीज़ मौजूद है। क्या होता है? कंटेन कार्बन एटम बॉन्डेड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे देखें कार्बन को हर तरफ से हाइड्रोजन ने घेरा हुआ है, सिर्फ एक साइड पे नेक्स्ट कार्बन है। नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना कि नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, यही है जो फैटी एसिड को सैचुरेटेड करती है, कि इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड। वहीं पे और तीसरी प्रॉपर्टी ये कि ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है, एग्जांपल में आप घी कह सकते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है कि इनके अंदर ये एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये अनसैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फिर हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ कर जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान बना तो जो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ था वो भी गया और एक कार्बन
जो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ था वो भी गया। अब 2 हाइड्रोजन की यहाँ पे कमी हो गई है। तो घी भी इसी तरह बनाया जाता है ऑयल की हाइड्रोजीनेशन करने से घी बनता है। हाइड्रोजीनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर भी, तो ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी घी में चेंज हो जाएगा। तो फैटी एसिड की ये 2 टाइप्स हैं, एक के अंदर जो है मैक्सिमम हाइड्रोजन है और नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और एक जो अनसैचुरेटेड है उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मेन ग्रुप्स की बात करें तो हमारे पास 2 मेन ग्रुप हैं, एक फैट्स एंड ऑयल है और दूसरा है फास्फोलिपिड्स, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम वापस पहले वाली जो नॉलेज है उसको रिकॉल करेंगे कि हमने पढ़ा था लिपिड्स के स्टार्ट में ही कि लिपिड्स बने होते हैं 2 मेन चीज़ों के, एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड। अब ग्लिसरॉल जो है उसको हमने देखा था उसका स्ट्रक्चर, और फैटी एसिड हमने पढ़े थे कि सैचुरेटेड होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। तो फैट्स एंड ऑयल के अंदर अगर हम बात करें तो एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ये आपको याद होगा, एक साइड से हाइड्रोजन लगे होते हैं और 3 जो हैं इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हैं। तो अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ है कि वो तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं ग्लिसरॉल के वो रिप्लेस कर दिए गए हैं फैटी एसिड के साथ। यानी कि जो OH ग्रुप था हमारे पास हाइड्रोक्सिल का, उसको फैटी एसिड की चेन में से एक हाइड्रोजन मिला और उस हाइड्रोजन के मिलने से ये क्या बन गया? H2O, यानी वाटर, और वो वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया और फैटी एसिड की चेन आके यहाँ पे अटैच हो गई। तो इस तरह से ये जो हैं फैट्स एंड ऑयल बनते हैं। अगर आप इसको देखें मज़ीद तो कंटेन 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3। फैट्स कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और फैट्स भी कौन से? सैचुरेटेड वाले, और इनको एनिमल फैट्स भी बोलते हैं इसीलिए। और ऑयल जो हैं वो कंटेन करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जैसे ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कॉर्न ऑयल। तो इसके अंदर आपको ये सारी जो है वो एग्जांपल समझ आ गई कि हम जो घर के अंदर घी यूज़ कर रहे हैं वो आ जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें, और जो ऑयल जो है उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरी जो टाइप है वो है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स जो हैं ये बेसिकली वो लिपिड्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं, मेजर पार्ट हैं, और हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो है ही, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो मोस्ट केसेस में। तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड, जिसका जो है वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी पढ़ते हैं आप सेल मेम्ब्रेन का। उसके अंदर जो आपको नज़र आ रहे होते हैं एक हेड होती है और एक टेल होती है, तो ये वो वाले फास्फोलिपिड्स की बात की जा रही है। ये क्या करते हैं? मेकअप द कोर ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड एंड अ फास्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे भी देखें स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है यहाँ तक, फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड। तीसरा फैटी एसिड जो है वो जस्ट फॉस्फेट ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया गया है, उसकी जगह पे क्या आ गया है? फॉस्फेट ग्रुप। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फास्फोलिपिड। यानी कि इसमें एक फैटी एसिड की चेन ग्लिसरॉल के साथ जो मतलब 3 OH ग्रुप होते हैं, 2 जो हैं OH ग्रुप फैटी एसिड ने रिप्लेस कर दिए और एक फास्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया। तो ये फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, बहुत ईजी है याद करना। नेक्स्ट जो है अब हम सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स को भी स्टडी कर लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ लिपिड की बात करें तो सोर्सेज में आ जाते हैं मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट। अगर प्लांट्स की बात करें तो नट, सीड, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कुकिंग कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड कॉर्न ऑयल, जितने भी सीड्स हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग, उन सब में ये पाए जाते हैं। फंक्शन की बात करें तो एनर्जी वैल्यू की बात करते हैं। सबसे पहले एनर्जी वैल्यू बहुत हाई होती है इनकी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से ज़्यादा होती है। अगर 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी दे रहा है तो वहीं पे लिपिड जो है वो आपको 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो डबल से भी ये ज़्यादा बनती है एनर्जी। तो एनर्जी, लिपिड्स आर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल सर्विंग एज लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व इन एडिपोज टिश्यू। इसी वजह से बॉडी जो है ये लिपिड्स को हमारे ऊपर,
हमारी बॉडी के ऊपर फैट्स की लेयर की शक्ल में स्टोर करती है कि बाद में जब ज़रूरत होगी तो यूटिलाइज़ कर लेंगे। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एसेंशियल है, हर सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट लाइक कुशनिंग एंड हीट इंसुलेशन फॉर वाइटल ऑर्गन। हीट को ट्रैप करके रखता है, ना बाहर की हीट को अंदर आने देता है, ना अंदर की हीट को बाहर जाने देता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करके। हार्मोन सिंथेसिस, अब मैंने कुछ बताया था कि प्रोटीन हार्मोन होते हैं, और दूसरे जो हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं जो कि ड्राइव होते हैं कोलेस्ट्रॉल से, जो कि लिपिड्स में आ जाता है। इसी तरह विटामिन की एब्जॉर्प्शन, अब तमाम विटामिन जो हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं? ए, डी, ई एंड के। ये वो विटामिन हैं जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं, इनके नेम भी आपने याद रखना है, ए, डी, ई एंड के। ये भी जो हैं फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, और ये भी हेल्प आउट, इनके जो है डिज़ोल्व करने में भी हेल्प आउट करते हैं लिपिड्स। तो ये लिपिड्स के फंक्शन हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को अब हम डिटेल से स्टडी करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को और इसके फंक्शंस को और इसकी टाइप्स को। तो न्यूक्लिक एसिड 6.5 को आज अब हम स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें तो जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शुगर्स के मिलने से बनते हैं, इसी तरह जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं, और लिपिड जो हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से बनते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये भी बायोमोलिक्यूल हैं जो कि मिल के किन के मिलने से बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स या पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से बनते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड आर बायोमोलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड अब क्या है? कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। उसमें आपको जो है वो एक सबसे पहले तो पेंटोज शुगर नज़र आएगी। यहाँ पे अगर आप देखें पेंटोज शुगर, जिसे हमने राइबोज भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोज शुरू में ही कार्बोहाइड्रेट में इसका जिक्र किया था। तो 5 कार्बन शुगर है, ये आपको नज़र आएगा एक ग्रुप। नंबर 2 पे नाइट्रोजिनस बेसिस, ये नाइट्रोजिनस बेस होगी। नंबर 3 पे फास्फेट ग्रुप, तो ये फास्फेट ग्रुप आपको नज़र आ रहा है। ये इन 3 के मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड बनती है। तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं, इनके मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर या एक न्यूक्लियोटाइड बनती है इन 3 कंपोनेंट से। और अब अगर हम इसकी बात करें तो जिस तरह हमने अमीनो एसिड का बताया था कि बाकी तमाम चीज़ें आर ग्रुप के अलावा सेम रहती हैं हर अमीनो एसिड में, वैसे ही हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी बाकी तमाम ये 2 स्ट्रक्चर जो हैं हमेशा सेम रहते हैं, पेंटोज और फास्फेट ग्रुप। चेंज क्या होता है? सिर्फ ये एक एन यानी नाइट्रोजिनस बेस। हाँ, पेंटोज शुगर जो है ये भी डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज होती है और आरएनए के अंदर राइबोज होती है। तो इसका बस इतना सा फ़र्क है। बाकी जो है अगर डीएनए के अंदर ही हम बात करें तो मज़ीद क्या चेंज हो सकता है? सिर्फ नाइट्रोजिनस बेसिस, वो हम आगे आपको बताएंगे कौन कौन सी नाइट्रोजिनस बेसिस आती हैं डीएनए में और आरएनए में। तो ये याद रखना है, डीएनए के अंदर सिर्फ एक चीज़ चेंज हो सकती है और वो क्या है? वो नाइट्रोजिनस बेसिस, और हमेशा जो है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर यहाँ पे यूज़ होगी, और आरएनए में राइबोज शुगर यूज़ होगी। नेक्स्ट अब हम इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स को अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड में आपके सामने पहली है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, और दूसरी जो टाइप है वो है नेक्स्ट आगे हमने उसको स्टडी करना है आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को देखते हैं क्या है। ये पहली टाइप है डीएनए न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड की पहली टाइप है डीएनए। डीएनए मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, यानी ऐसी न्यूक्लियोटाइड जिनके अंदर जो पेंटोज शुगर है वो कौन सी है? डीऑक्सी। नेक्स्ट अगर बात करें द पेंटोज शुगर इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज डीऑक्सी राइबोज, उसी बात को दोबारा एक्सप्लेन किया गया है। द नाइट्रोजिनस बेसिस इन डीएनए मे बी एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन और गवानीन। ये आपने याद रखना है। मैंने अभी आपको मैं दोबारा से बताता हूँ
कि एक डीएनए की अगर बात करें तो इसमें जो यहाँ पे शुगर यूज़ होगी वो कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोस। और चेंज फिर क्या हो सकता है, फास्फेट ग्रुप और डीऑक्सी राइबोस शुगर, तो हर न्यूक्लियोटाइड में डीएनए की सेम ही रहेंगे ये दोनों। चेंज होगी ये वाली बेसिस। ये बेसिस को चेंज करें तो चार तरह की यहाँ पे बेसिस आ सकती हैं, या तो एडिनिन आ सकती है, या गवानीन आ सकती है, या साइटोसिन आ सकती है, या थायामीन आ सकती है। तो ये चार बेसिस यहाँ पे चेंज हो सकती हैं, तो चार तरह के डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन 1953 जेम्स वाटसन यूएस एंड फ्रांसिस क्रिक यूके प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो कि आप अक्सर अपनी लेबॉर्ट्री में पढ़ा भी देखते हैं, या जिसका आप स्ट्रक्चर बना देखते हैं, वो जेम्स वाटसन और क्रिक मॉडल उसे कहा जाता है, डबल हेलिक्स का मॉडल। ये 1953 में जो था प्रपोज किया गया था, और 1962 में इस स्ट्रक्चर को प्रपोज करने की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और अक्सर ये क्वेश्चंस में आता है, पेपर्स में आता है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान है। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स है, मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड कोइल्ड अराउंड ईच अदर। यानी ये जो दो स्ट्रैंड आपको नज़र आ रहे हैं, एक ग्रीन कलर का है और एक ज़रा डार्क ग्रीन कलर समझ लें। आपको पता ही है लड़कों को कलर्स की कितनी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये यहाँ पे आपको डार्क ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, जो ये स्ट्रैंड है, और एक ये ग्रीन जो कि पैरेट कलर का है ज़रा, ये नज़र आ रहा है। ये दोनों स्ट्रैंड हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बने हैं। ये एक दूसरे के इर्द गिर्द कोइल्ड हैं, ठीक है। और अगर हम इसको अनट्विस्ट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड ये बन गई है एक स्ट्रैंड की, और एक स्ट्रैंड ये बन गया। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ये दो स्ट्रैंड हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसलिए इन्हें कहा जाता है। नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ वन स्ट्रैंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। अब ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे देखें, ये जो स्ट्रैंड है, इसका जो मेन स्ट्रैंड है वो दो चीज़ों का बना होता है। ये आपको डीऑक्सी राइबोस शुगर नज़र आ रही है, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये डीऑक्सी राइबोस शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप। तो इनके आपस में मिलने से एक पूरा स्ट्रैंड बनता है, जिसको हम यहाँ पे ये पैरेट कलर का और यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी वो देख लें, स्ट्रैंड जो है एक फास्फेट ग्रुप है, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, फिर फास्फेट ग्रुप डीऑक्सीराइबोस शुगर। लेकिन यहाँ पे जस्ट जो है वो उल्टा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे एक सीधा इसके स्ट्रक्चर है। और ये दोनों आपस में, ये जो सेंटर में ये लैडर के जो सेंटर के अंदर स्टेप्स हैं, अगर इनको देखा जाए तो ये क्या हैं, ये बेसिस हैं, और इन्होंने आपस में जो है वो बॉन्डिंग की हुई है। कौन कौन सी बेस आपस में बॉन्ड कर रही है, ए और टी, यानी एडिनिन और थायामीन आपस में बॉन्ड कर रही है, और वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में मिलती हैं। और जी और सी को देखें तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में मिली हैं, गवानीन और साइटोसिन। तो ये आपने याद रखना है, गवानीन जब भी साइटोसिन से मिलेगी तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, या साइटोसिन गवानीन से मिलेगी तो भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। और आप ये देखेंगे कि कभी भी जी ए से नहीं मिलेगी या सी टी से नहीं मिलेगी, ये आपने याद रखना है। जीसी यूनिवर्सिटी से आप याद रख सकते हैं कि जी हमेशा बॉन्ड बनाएगी सी से और ट्रिपल बनाएगी। और इसी तरह ए टी बना सकते हैं आपस में, और हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे देखें, इधर से उधर तो हो सकता है, टी इधर आ जाए, ए इधर आ जाए, ए इधर आ जाए, टी इधर आ जाए, लेकिन जो बॉन्ड हैं वो हमेशा इन्हीं के दरमियान ही बनेगा। कभी भी ए जो है वो सी से, या जी जो है वो टी से नहीं बना सकते। तो इन बॉन्डिंग की वजह से दो स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। वरना ये दोनों जो हैं न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। सिर्फ इन नाइट्रोजनस बेसिस के आपस में बॉन्ड बना लेने की वजह से ये दो स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं और हमेशा इकट्ठे रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेस पेयरिंग की बात की गई है, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है। एडिनिन पेयर कर रही है थायामीन के साथ, और हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इनके दरमियान। साइटोसिन गवानीन के साथ करती है और तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं।
और याद रखना है कि कभी भी ऑपोजिट यानी साइटोसिन एडेनिन से या थायामीन से नहीं बना सकती, ना ही गवानीन एडेनिन या थायामीन से बना सकता है, और ना ही एडेनिन इनके साथ बना सकती है। तो ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो फंक्शन पे आप चले जाते हैं। ये स्ट्रक्चर में आपने यही बस ड्रा करना होता है, न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रैंड ऊपर की तरफ को, एक नीचे की तरफ को, सेंटर से कोई भी बेस आप लगा सकते हैं। टी को इधर लगा दें, ए को इधर, जी को इधर लगा दें, उससे मसला नहीं होगा। बस ये याद रखना है ए को टी से और जी को सी से मिलाना है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जी सी में 3 और ए टी में 2। फंक्शन को अब देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है और न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में होता है। न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि डीएनए में फ़र्क क्या आ जाता है कि यहाँ पे जी सी ए टी जी सी ए है। तो इस तरह के ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की स्पेयरिंग के अंदर सीक्वेंस जो है इसके चेंज होने से इन्फॉर्मेशन भी चेंज होती है। दीज सीक्वेंस डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अब मैंने आपको बताया था कि डीएनए जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसे हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर है, या हमारी बॉडी का सारा जो प्लान है। लेकिन डीएनए खुद क्या कर सकता है? सिर्फ एक काम, और वो है प्रोटीन की सिंथेसिस। तो डीएनए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो बेसिस का सीक्वेंस है ये टी जी सी ए, ये बेसिकली अमाइनो एसिड को रेफ़र कर रहा होता है कि कौन से अमाइनो एसिड ने किस नंबर पे आके अटैच होना है, और कौन फिर जिस तरह के अमाइनो एसिड अटैच होंगे वैसा ही प्रोटीन बनेगा। तो ये बेसिकली प्रोटीन के अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को कोड किया होता है डीएनए के अंदर। ये आपने याद रखना है कि डीएनए जो है ये जिस तरह अगर हम जाते हैं डॉक्टर के पास और वो हमें कोई दवाई लिख के देता है तो अक्सर हमें वो समझ भी नहीं आती, लेकिन वहाँ पे फार्मेसी वाले उसे इजीली समझ लेते हैं। तो क्योंकि बिल्कुल वैसे ही डीएनए के ऊपर भी एक जो है वो लिखा होता है, कोड लिखा होता है, किसके लिए? अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए, और उससे एक प्रोटीन बन जाता है। और डीएनए जो है वो इस तरह से प्रोटीन बना के पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर अ प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। अब जीन आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा। तो एक डीएनए का वो सेगमेंट जिसके अंदर एक कोड होता है प्रोटीन के लिए, उसे हम जीन बोलते हैं। अब जीन, हाइट का जीन, कलर का जीन, हर चीज़ का जो है वो हर करैक्टर का एक जीन होता है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट कैरिंग हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। और रिप्रोडक्शन के दौरान जो है मेयोसिस के अंदर जो डीएनए है वो पास हो जाता है ऑफस्प्रिंग में। फर्टिलाइजेशन में दोनों के जो डीएनए हैं मेल और फीमेल के, वो फ्यूज़ करते हैं। तो ये फंक्शन है डीएनए के। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। न्यूक्लिक एसिड की जो दूसरी टाइप है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम आरएनए बोलते हैं। और आरएनए जो है ये इसका और डीएनए का डिफरेंस क्या है उसको भी हम देखते हैं आगे। आरएनए बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, वहीं पे डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि वो डीऑक्सी राइबोज शुगर का बना है, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड यानी राइबोज शुगर का बना है। द पेंटोज शुगर इन आरएनए इज़ राइबोज। यहाँ पे भी हमने ये डिफरेंस के तौर पे भी अगर आपसे सवाल आ जाए तो आप इस काबिल होना चाहिए कि उसे भी अटैम्प्ट कर सकें। तो क्या मेन डिफरेंस है? आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है। आरएनए के अंदर राइबोज शुगर है, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर है। और तीसरा डिफरेंस जो अब हम करने लगे हैं वो ये है कि नाइट्रोजिनस बेसिस आरएनए के अंदर एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड गवानीन है। यानी कि हमने डीएनए के अंदर थायामीन पढ़ी थी, बाकी तीनों सेम है। एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। बस थायामीन जो है वो डीएनए में होती है, और थायामीन की जगह आरएनए में क्या होती है? यूरेसिल। ये बस आप लोगों ने 3 डिफरेंस याद रखने हैं। स्ट्रैंड का डिफरेंस, शुगर कौन सी यूज़ होती है ये डिफरेंस, और बेसिस में क्या डिफरेंस है। बस थायामीन की जगह आरएनए में यूरेसिल होती है। टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें तो 3 टाइप्स के जो हैं वो आरएनए होते हैं। यहाँ पे एक बार आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसी से आप अगर रिलेट करें तो पहले स्ट्रक्चर को देख लें कि इसमें सिंगल स्ट्रैंड ही नज़र आ रहा है आपको, ठीक है।
और सिंगल स्ट्रैंड के आपको यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोटाइड नज़र आ रहा है। न्यूक्लियोटाइड की वही मेन जो बैकबोन है वो किससे बनी है, राइबोस शुगर और साथ फास्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर फास्फेट ग्रुप, और उसकी जो बेसिस हैं वो साइड पे निकली हुई हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड किसकी बनी होती है, फास्फेट ग्रुप, शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस, उसको दिखाया गया है कि ये भी मल्टी न्यूक्लियोटाइड या पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है, बस ये डबल स्ट्रैंड नहीं होता, सिंगल होता है। टाइप्स ऑफ आरएनए पे अब मूव करते हैं। तीन टाइप के जो हैं वो आरएनए होते हैं, एक मैसेंजर आरएनए, एक ट्रांसफ़र आरएनए और एक राइबोसोमल आरएनए। ये जो नाम हैं इन्हीं से ही जो है इसका फंक्शन का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, आपने इसी तरह याद करने हैं। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर कौन होता है, जो कि मैसेज को कैरी करता है। तो मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए जो है वो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अब डीएनए से अगर प्रोटीन बनना है तो पहले जाके मैसेंजर आरएनए डीएनए के अनवाइंड करेगा डीएनए को, और उसके सामने से उसके जो ये सीक्वेंस है ना, AGC, यहाँ पे T होगा डीएनए का, यहाँ पे तो आरएनए है, तो इसको जो है अपने ऊपर कॉपी कर लेगा और फिर उसको लेके जाएगा कहाँ पे, राइबोसोम तक। तो ये जो कैरी कर रहा है जेनेटिक मटेरियल को डीएनए से राइबोसोम तक, राइबोसोम फैक्ट्री होती है प्रोटीन बनाने की, तो वो इस वजह से इसको मैसेंजर का नाम दिया गया कि ये मैसेज को कैरी करके लेके जा रहा है। नंबर 2 पे आ जाता है ट्रांसफ़र आरएनए, इसको टीआरएनए भी बोला जाता है। ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या होता है, ये ट्रांसफ़र करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू राइबोसोम इंश्योरिंग द करेक्ट अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन। अब एक मैसेज लेके आया है आरएनए, उसने बता दिया कि ये जो अमाइनो एसिड है इनको तुम आपस में जोड़ोगे तो एक ख़ास किस्म का प्रोटीन बनेगा, वो डीएनए को चाहिए। अब तुम वो जो प्रोटीन का सीक्वेंस है वो कौन ला के दे रहा है, मैसेंजर आरएनए। अब उस प्रोटीन के सीक्वेंस के मुताबिक जो आरएनए जाके ढूंढ के लाएगा साइटोप्लाज्म में से दूसरे अमाइनो एसिड जो उस प्रोटीन के मुताबिक हैं या जो उस सीक्वेंस के मुताबिक हैं जो कि डीएनए ने भेजा है, उसके मुताबिक जो जो अमाइनो एसिड जोड़ने से वो प्रोटीन बनना है, वो अमाइनो एसिड कौन लेके आएगा, ट्रांसफ़र आरएनए। यानी वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहाँ से ढूंढेगा कहाँ कहाँ वो आरएनए मौजूद है जो कि अभी हमने मैसेंजर आरएनए ने बताया है कि हमें चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, और वो लेके आएगा ट्रांसफ़र आरएनए। कहाँ पे लेके आएगा, राइबोसोम में। उसके बाद जो है राइबोसोमल आरएनए। अब जो राइबोसोम है उसमें भी एक आरएनए की टाइप मौजूद होती है, आरएनए बोलते हैं उसे, स्मॉल आर शुरू वाला जो है, देख लें सब में MB TB। तो आरएनए में क्या होता है कि ये बनाता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, यानी राइबोसोम जो बना है वो आरएनए से बना हुआ है। और ये क्या करेगा, उन तमाम जो प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड हैं उनके सीक्वेंस को आपस में मिला के प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प आउट करेगा। तो ये तीन टाइप्स के आरएनए हैं, इनकी आई होप सो आपको समझ आ गई है। मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है लेकिन समझाते हुए मैंने आपको सारा जो है वो गाइड कर दिया है। ये नोट्स हैं बेसिकली, ये रिवीजन के लिए यूज़ होंगे, आप अच्छे से बुक से भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या क्या एक्सप्लेनेशन में लिखा जा सकता है, या जो मैंने बोला है आप उसको भी लिख सकते हैं। तो आई होप सो आपको तीनों आरएनए की समझ आ गई होगी। मैसेंजर आरएनए सिर्फ मैसेज कैरी करेगा डीएनए से राइबोसोम यानी फैक्ट्री तक लेके आएगा कि ये इस तरह का सीक्वेंस मिलाओगे तो प्रोटीन बनेगा जो मुझे चाहिए। फिर ट्रांसफ़र आरएनए जो है उस सीक्वेंस के मुताबिक अमाइनो एसिड्स को ढूंढ के लाएगा कि ये अमाइनो एसिड जोड़ने हैं, तो ये वाले अमाइनो एसिड जो हैं वो राइबोसोम तक लेके आएगा। अब राइबोसोम क्या करेगा, अब उसके पास सीक्वेंस भी आ गया है, अब उसके पास प्रोटीन दूसरे अमाइनो एसिड्स भी आ गए हैं। अब जस्ट उसने जो है उनको एक ख़ास सीक्वेंस में तरतीब में जोड़ना है जिससे एक ख़ास प्रोटीन जो कि डीएनए ने बनवाना था वो बन जाएगा। तो इस तरह से ये काम होता है। तो अब हम जो है टाइप्स को समझ चुके हैं, तो वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए पे चलते हैं। अब बेसिकली डीएनए जो है अभी हमने पढ़ा था कि वो कंसिस्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे। स्पेसिफिक सेगमेंट जो हैं
जो कि एक प्रोटीन को कोड कर रहे होते हैं, जिस पे एक प्रोटीन का कोड लिखा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस सारी लेंथ को हम बोलते हैं एक जीन है। ठीक है। ईच जीन कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसाइजिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन थ्रू सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हर जीन जो है उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बता रहा होता है कि किस सीक्वेंस में तुम अमाइनो एसिड जोड़ोगे तो ख़ास प्रोटीन बनेगा, जो कि कलर का है, जो कि हाइट का है, या किसी भी चीज़ का जो प्रोटीन हमने बनवाना है। द जीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉपीड इनटू मैसेंजर आरएनए, जो कि mRNA है, बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है कि डीएनए के जो सीक्वेंस है उसको कॉपी कर लेना मैसेंजर आरएनए पे। तो ये मैसेंजर आरएनए का भी हमने फंक्शन भी पढ़ा है कि वो डीएनए के पास जाता है, उसे वो डीएनए अनवाइंड होता है, उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, यानी नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होता है ATCG, उसको अपने ऊपर जो है वो कॉपी करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए डीएनए से न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस को कॉपी करता है उसे हम कहते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ है। नेक्स्ट अब वो मूव करेगा इस सीक्वेंस को लेके राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम में चला गया। अब राइबोसोम में जाके उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस राइबोसोम रीड करेगा, और जो ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड लेके आया होगा उन अमाइनो एसिड को उस सीक्वेंस में अरेंज करके एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। और जो प्रोटीन बनने का अमल है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो उससे क्या हो जाएगी? ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का डिफरेंस भी पूछा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि डीएनए के पास जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की कॉपी बनाना किस पे? मैसेंजर आरएनए पे। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्राइब करना या ट्रांसक्रिप्शन। वहीं पे उस ट्रांसक्राइब्ड मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस के मुताबिक राइबोसोम जो एक नया प्रोटीन बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे देखें आप ये डायग्राम, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है डीएनए, उसका जो डीएनए है उसको मैसेंजर आरएनए पे ट्रांसक्राइब किया गया है। आरएनए ने सिंगल स्ट्रैंड आपको नज़र आ रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन हुई है। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, mRNA मूव किया साइटोप्लाज्म में और कहाँ पहुँच गया? राइबोसोम के पास। ये राइबोसोम है, और राइबोसोम ने उसके सीक्वेंस को रीड किया और उसके मुताबिक अमाइनो एसिड्स को जॉइन करवा के ये नीचे आप देखें एक प्रोटीन बना दिया। तो इस प्रोसेस को जो जिसमें एक नया प्रोटीन बना है इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेट कर दिया मैसेंजर आरएनए के मैसेज को। तो ये थी आज की हमारी जो वीडियो। आई होप सो आपको जो तमाम टॉपिक हैं वो समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा।